Good morning student. Today let's discuss the next topic that means the how value of g vary with altitude above the surface of height and next हमने करना है g vary with the depth below the surface of earth। तो सबसे पहले बेटा ये दो डेरिवेशंस है, ये दो क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल जी वाला फॉर्मूला लिखना है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्चुअल आता है वो लिखना है आपने, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं हम अबव द सरफेस मतलब एक हाइट पर जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक जी डैश भी लेना है, ठीक है। जी डैश में मतलब सब कुछ सेम लेना है, बस क्या करना है आपने एक, अब मान लो एक हाइट पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एक फैक्टर बढ़ रहा होगा ना, तो उससे आपने ले लेना है एच, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, उसको आपने क्या करना है नीचे में प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने के बाद कुछ नहीं आपने करना है, इनको डिवाइड कर लेना है जी डैश बाई जी। जब आप जी डैश बाई जी डिवाइड कर लोगे तो देखो इससे ये कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, इसको आप खोलोगे आर ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा। अगर आप इसे खोलोगे तो आर ई एच ये बनेगा, तो अगर इसे खोलोगे तो ऐसा बनेगा, नहीं तो इसको आप चाहो तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जब आप इसको एज इट इज़ छोड़ दोगे, वैसे बेटा खोलने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ ही हो जाएगा आपका, तो आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दो, ठीक है। एज इट इज़ छोड़ कर कटिंग करने के बाद आपके पास क्या आ गया, जी डैश अपॉन जी क्या आ गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज़, कुछ चीज़ें मतलब याद करने तो नहीं बोलूँगा बट याद रखना हमेशा। अब खुद देखो, एक आर ई है टर्म, एक आर ई के बीच में एक आर ई टर्म है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है, एक रेडियस ऑफ अर्थ में कुछ टर्म प्लस हो रहा है। इसका मतलब आप खुद देखो, एक मान लो ए है और ए में कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, मान लो एक्स या कुछ भी प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये देख के पता लग रहा है कि ये इसके मुकाबले छोटा है, यानी कि ये बड़ा है इसके मुकाबले, तो सेम यहाँ पे है कि ये बड़ा है, इस करके इस तरफ ग्रेटर देन का साइन आ गया, ठीक है। अगर ये इससे बड़ा है तो इसका, ये इससे बड़ा है तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ लिख देना है, आपने डिस्टर्ब नहीं होना है। तो आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, आपने ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप लिखना है, ये स्टेप आपने चाहे नहीं लिखना है मत लिखो, ये स्टेप चाहे नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है। आपने सीधे इसके बाद लिखना है कि सिंस फ्रॉम द above equation we know that, ठीक है, ये लाइन लिख कर आपने ये लिख देना है। उसके बाद therefore we can write this, ठीक है बेटा। ये भी चाहे आपने नहीं लिखना मत लिखो, ये भी चाहे नहीं लिखना मत लिखो, करना है कर सकते हो, नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि अगर ये बड़ा है इसके मुकाबले, तो आप ये देखो, ये टर्म किसका था, जी डैश का था ना, इसका मतलब जी डैश बड़ा होगा जी के मुकाबले, ठीक है बेटा, जी डैश बड़ा होगा जी के मुकाबले। तो इससे प्रूव हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक हाइट एच पे वो कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब आप इससे ये पता लग गया, आपने सुना भी होगा, जैसे जैसे आप सरफेस और मतलब ऊंचाई पे जाते जाओगे ग्रेविटी कम होता जाता है, ठीक है। और इसी का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब कोई स्पेसशिप स्पेस में जाता है तो वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस अर्थ से कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, ठीक है, तभी वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज द अल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन इतना ही था, ये आपने ऐसे करना है, ये टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टेबल में यही बताया गया कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख सकते हो फॉर योर नॉलेज, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, ओके। अब खुद देख लो 5000 मीटर, यानी कि अब सरफेस ऑफ अर्थ से 5 किलोमीटर ऊंचाई पे जाओगे, प्लेन से चल जाओ, ग्रेविटी इतना हो जाता है, ठीक है। और इससे और थोड़ा ऊपर जाओगे ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, मतलब स्पेस में चल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरी विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी एम है, ठीक है, डेप्थ h है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो अब देखो सरफेस ऑफ, जब सरफेस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहा था तो क्या हो रहा था, रेडियस बढ़ रहा था। अब सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाओगे तो रेडियस कम होगा, ये तो सिंपल है। इसमें थोड़ा सा पिछले वाले के मुकाबले थोड़ा सा चेंजेस है। क्या, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस, वॉल्यूम निकालना है इनर सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ का, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब होता है तो इसमें आर क्या है हमारे पास, आर ई माइनस एच, ठीक है। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालते तो आर ई क्यूब आ जाता, बट सरफेस बिलो सरफेस ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं इसलिए आर ई माइनस एच लिख रहे हैं। क्लियर है ये स्टेप सबको, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इफ़ डी इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, बेटा इसमें एक नया टर्म भी ऐड करना है हमने डेंसिटी का, ठीक है बेटा। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद करना पड़ेगा साथ के साथ। इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आपने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लिया फिर आपने क्या किस पे आ जाना है, ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला लगा दो वो सारा, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ होगा, क्या एक नया चीज़ होगा, क्या होगा, ये टर्म, ठीक है। बाकी सब सेम होगा। एक ये पूरा नया टर्म, ये जो पूरा टर्म होगा ये एक न्यू होगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है आर ई माइनस एच स्क्वायर क्यों है, ठीक है बेटा, ये ओके। ये वही फार्मूला आपको याद होगा, Gmm/r², था ना ये फार्मूला। और ये mg क्यों आया, वैसे तो f आना चाहिए बट f किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। f क्या ma के बराबर होता है, एक a को हमने क्या लिया है, g डैश लिया या g ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ देख रहे हैं इसलिए यहाँ हमने जी डैश लिया, ठीक है बेटा। क्योंकि अब जी और जी डैश को हमने सेपरेट करना है, जैसे प्रीवियस वाले में हमने किया था ना, प्रीवियस वाले में एक में जी एक में जी डैश लिया था, उसी तरह इसमें जी और जी डैश लेना, ठीक है, सेम। और आपको पता नहीं ये वाला फार्मूला क्यों ड्राइव होगा, क्योंकि यहाँ एक m था बेटा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ एक m था, यहाँ भी एक m था जो कट गया था, इसलिए ये वाला फार्मूला बाद में बन जाता है, ठीक है। ये सब फार्मूलेस मैं दोबारा नहीं कराने लगा हूँ, ये जी कैसे आ गया ये सब पीछे देखो, पिछले लेक्चर्स देखो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम सिस्टम है, तो यहाँ पे इन्होंने काटा नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, ठीक है, यहीं काट दो, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना कैसे आया, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, ये बेटा स्केयर है ना, स्केयर से क्यूब कट गया तो एक आर ई एच रह गया, ये जी डैश की वैल्यू आ गई। उसी तरह सेम आपने सरफेस ऑफ अर्थ पे अपने वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर निकालना। सरफेस ऑफ अर्थ पे जब हम निकालेंगे तो आपको पता ना कि माइनस एच नहीं आएगा, बाकी सेम आएगा, आ गया सेम, बस ये स्केयर से ये कट गया, ये आ गया, क्लियर है। ये दोनों स्टेप्स ये कैसे है, फिर इन दोनों को सेम ऑलवेज हमेशा की तरह आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे तो उसके बाद आपके पास ये सीधी वैल्यू आ गई। इससे क्या पता लगा कि जैसे जैसे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाओगे ग्रेविटी क्या होगी, ये देखो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे ग्रेविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सेम अगर आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाओगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ पे जाओगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। और अगर आप कहीं सेंटर ऑफ अर्थ पहुंच गए तो ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक है बेटा। दोनों में आंसर सेम आना है, डेरिवेशंस अलग अलग है, ठीक है। यानी कि ये मान लो कोर है अर्थ का ये वाला, यहाँ अगर आप चल जाओगे तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। डायग्राम बनाना है तो बना लेना, नहीं बनाना है तो मत बनाना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, बेटा इसके रिगार्डिंग टॉपिक मैंने वो वाला जो टॉपिक किया था ना फ्रीली फॉलिंग वाला, उसी के जैसे है कि जब हम से नियर सरफेस पर जाते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, तो ठीक है बेटा, ये उसके मिलता जुलता टॉपिक है तो ये नहीं करना है आपने। तो अब सुन लो बेटा, पेज नंबर 114 नहीं करना है, मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है। 145 ये सब नहीं करना है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाने थे करवा लिए, यानी कि 144 से लेकर 144 से 149 तक हमने नहीं करना है। क्यों बेटा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने पहले भी इसके मिलते जुलते टॉपिक्स कर चुके हैं पीछे फ्रीली फॉलिंग वाले, उसी का बेटा सब टॉपिक है फर्दर, तो मेन टॉपिक हमने कर लिया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 150 पेज पे, ठीक है बेटा।
तो आपको मैंने बता ही दिया हमने पीछे वाला क्यों नहीं किया, बिकॉज वो उसका सब टॉपिक था जो हमने पहले कर लिया। उसके बाद जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स है वो बेटा मैं वही करना जो मैं कराऊंगा। मैंने पीछे भी कितने सारे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मास और वेट। पहले तो मास और वेट होता क्या है, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। मास और वेट क्या है। मास होता है अनचेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। मास क्या होता है, अनचेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब जो कभी भी नहीं बदलता किसी भी कंडीशन में, चाहे आप उसकी स्टेट्स क्यों ना चेंज कर दो, लिक्विड्स गैसेस में किसी में कन्वर्ट कर दो, उसका क्या होता है वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। 1 किलो है तो लिक्विड भी 1 किलो होगा, गैस भी 1 किलो होगा और सॉलिड भी 1 किलो होगा, ठीक है बेटा। मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर in a body is called mass. Mass is measured by the number of atoms combined in a body, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन है, मतलब प्रेजेंट है उस बॉडी में और ऑब्जेक्ट में। सिंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट होता है, इस करके मास भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और याद रखना इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, और इसको हमेशा लिखते हैं जी में, ठीक है बेटा। इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये रिमेन सेम रहता है हर प्लेसेस में, ठीक है। हाँ वैसे अब देखो बेटा, आप बोलोगे कि सर अब मून पे तो नहीं होता सेम, बेटा देखो एक्चुअल मास तो सेम रहता है। हाँ वहाँ ग्रेविटी का एक अलग इश्यूज होता है, 1/6 होता है अर्थ का, तो 1/6 होता है अर्थ का, तो बट मास तो सेम रहता है ना। ग्रेविटी करके आपको फील कम होगा वो अलग बात है, बट एक्चुअल मास नहीं चेंज होता कहीं, ठीक है। आप चाहे यहाँ रहो या किसी और प्लैनेट पर चल जाओ, ठीक है। द मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ 2 पेन बैलेंस, मतलब पेन बैलेंस मतलब ये वाला वेइंग मशीन, ठीक है। क्लियर है। व्हाट इज मीन्ड बाय वेट ऑफ बॉडी, ये द वेट ऑफ बॉडी ऑन ए अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ। इसका आंसर सिर्फ आपने इतना करना है, और एक थोड़ा सा मैं नीचे बताऊंगा। ये जस्ट पता क्या होता है, ये ऊपर जो आपको बताया ना उसी को नीचे डेफिनेशन के तौर पर बताया। वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, देखो जितना पावर से ग्रेविटी आपको अपने तरफ खींच रहा है उतना ही आपका बॉडी का वेट, आपको पता है ना। आपका जितना वेट है उसे 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और ठीक है बेटा 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने न्यूटन फोर्स से आपको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। जितना ग्रेविटी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही आपका वेट ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी अगर ये निकालना है तो मास ऑफ ए बॉडी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो वेट निकालना है आपने, वेट ऑफ बॉडी निकालना है, तो मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका होगा वेट ऑफ बॉडी। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होता है किलोग्राम, ठीक है। ओके अगर अब इसके लिए हम आप ये भी देखोगे तो वेट ऑफ बॉडी अगर 2 नंबर में आता है तो आपने क्या करना है, यहाँ तक खत्म कर देना। अगर वेट ऑफ बॉडी 3 नंबर में आता है तो आपने फिर यहाँ तक बताना है, ओके यहीं तक करना है हमने, ठीक है। तो ये देखो आगे से आगे करके फर्दर हम बढ़ भी रहे हैं तो कोई टफ नहीं है। आगे देखो W = mg है ना, W g की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट सेम रहता है हमेशा, 9.8 लिखो। m की वैल्यू आप खुद कुछ भी लिख दो, बट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट निकालोगे तो 1 किलो का निकाल के देखो कितना निकल रहा है। तो आपने जब देखा तो 1 किलो के कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। यानी कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे जो सरफेस ऑफ अर्थ लगा रहा है 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, नीचे नीड भी नहीं है, सेम वही है। किलोग्राम को आगे जाके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, वही कराया हुआ आगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बेटा अब देखो पहले हमने मास किया फिर हमने वेट किया, ठीक है। वेट और मास में आपने देख लिया ना क्या फर्क होता है। मास नेवर चेंज, बट वेट क्या होता है, जितना ग्रेविटी आपको अपने तरफ खींच रहा है उतना आपका वेट होगा, ठीक है। और वो स्केलर क्वांटिटी था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेट मेजर विद द स्प्रिंग बैलेंस, वेट मेजर करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस से। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास हो, मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो वेट भी घटेगा, इसका मतलब ये है। और वेट ऑफ बॉडी चेंज विद द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। अब वेट ऑफ बॉडी चेंज हो सकता है, इसके पीछे क्या है, जैसे अब देखो ग्रेविटी बदलेगी तो वेट ऑफ बॉडी बदलेगी, ठीक है। अब इसके मास कभी नहीं बदलता पर वेट ऑफ बॉडी बदलता है। अगर आप अर्थ पे हो तो वेट ऑफ बॉडी कुछ और होगा, अगर आप मून पे जा रहे हो तो वेट ऑफ बॉडी
कुछ और होगा, ठीक है। क्योंकि वेट में के डेफिनेशन में है कि ग्रेविटी जितना फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है वो आपका वेट होगा। तो इसका मतलब अगर ग्रेविटी चेंज हो गया तो वो कम या ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो आपका वेट भी कम ज़्यादा होगा। ओके बेटा, इसके बाद ये डिफरेंस कर लेना आप खुद, नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना मेरे से, बट ट्राई तो करो। नेक्स्ट है कैसे वेट ऑफ बॉडी चेंज होता है लैटिट्यूड के साथ, मतलब पोजीशन ऑन द अर्थ, मतलब अगर हम अपना पोजीशन चेंज करते हो अर्थ पे कैसे वेट चेंज होता है, वेट ऑफ बॉडी बदलता है। द अर्थ इज नॉट परफेक्ट, एक तो अर्थ पूरा फेयर नहीं है, रेडियस ऑफ इक्वेटर लॉन्गर है पोल्स के मुकाबले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट। ये चीज़ हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है। एक तरफ 10.5 किलोमीटर ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले, ठीक है। और हमने दूसरे पीछे पढ़ लिया कि डेप्थ और हाइट के डेप्थ बढ़ेगा ग्रेविटी घटेगा, ठीक है बेटा। डेप्थ घटेगा तब भी ग्रेविटी घटेगा, और अगर हम एक इस पॉइंट पे है तो ग्रेविटी सही है, ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, ऊपर जाओगे तब भी हमारा ग्रेविटी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी हमारा ग्रेविटी घटेगा। इस पॉइंट पे है तो ग्रेविटी हमारा सही है, ठीक है। ये सब हमने पीछे पढ़ा हुआ है। द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास, मान लो क्या है W क्या है, अभी देखो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ G अगर निकालना है किसी एट ए पोल्स इज हायर देन द इक्वेटर, अगर वैल्यू ऑफ G निकालना है पोल्स पे जो कि इक्वेटर से हायर ऊंचा होता है, तो वेट ऑफ बॉडी क्या होगा W इक्वल टू mg। सिंस द बॉडी इज रिमेन कॉन्स्टेंट एवरीवेयर हिंस द वेट ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ G, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ G, क्योंकि देखो ग्रेविटी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी घटेगा तो वेट घटेगा, ठीक है बेटा। मास में ऐसा कुछ नहीं होता, पर वेट में होता है, क्योंकि वेट के डेफिनेशन में ही है कि ग्रेविटी ही उसको बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। देयरफॉर द वेट ऑफ बॉडी हायर एट ए पोल्स देन इक्वेटर, क्योंकि पोल्स ऊंचा होता है इक्वेटर से, तो यहाँ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट दोबारा देखते हैं। ओ मैंने उल्टा बोल दिया, देखो वैल्यू ऑफ G हायर होता है पोल्स पे इक्वेटर के मुकाबले, क्यों? क्योंकि इक्वेटर आपको पता है ना, इक्वेटर 10.5 किलोमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल्स के मुकाबले, ठीक है बेटा। पोल्स यानी कि पोल्स नीचा है, इक्वेटर ऊंचा है, ठीक है बेटा। पोल्स थोड़ा नीचे है, मतलब कि हमारे सरफेस ऑफ अर्थ के थोड़े लेवल में होता है, और वही इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर मान लो यहीं कहीं है। अगर यहीं कहीं है तो इसका खुद सोचो कि इक्वेटर पोल से ऊंचा है, तो मतलब यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी कम होगी इसके मुकाबले। आप खुद देखो ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहीं आसपास कहीं पोल है, पोल्स है, मान लो यहाँ पोल्स है और यहाँ इक्वेटर है, और इक्वेटर मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अगर इक्वेटर ऊंचा है पोल्स के मुकाबले, आपको पता है जैसे जैसे सरफेस अर्थ के ऊपर जाओगे ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू होती है। यानी ये देखो, ये तो बिल्कुल पास में, ये थोड़ा ही ऊपर है पर ये ज़्यादा ऊपर है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा कम होगा इसके मुकाबले, ठीक है बेटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोल्स पे जो होगा वेट ऑफ बॉडी पोल्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा ग्रेविटी लग रहा होगा पोल्स पे, पर इक्वेटर पे कम होगा क्योंकि वो थोड़ी हाइट पे होने करके उसमें ग्रेविटी कम लगेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज गोइंग द इक्वेटर टू द पोल्स, मतलब हम जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब सॉरी, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाएंगे हमारी वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज होते जाएगी, और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे वेट ऑफ बॉडी कम होता जाएगा। क्लियर है बेटा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? हाउ डज बॉडी चेंज विद अल्टीट्यूड ऑफ, ये तो लैटिट्यूड के साथ है, एल्टीट्यूड के साथ है। वेट ऑफ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है? ये होता है अच्छा ये ठीक है। द मास ऑफ बॉडी रिमेन सेम एवरीवेयर, सो द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ G एट ए प्लेस, ठीक है। मास तो सेम रहेगा पर वेट डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ G। द वैल्यू ऑफ G डिक्रीज करेगा अगर हम हाइट पे जाएंगे, सरफेस से अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे तो क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज करेगा हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, और वेट ऑफ बॉडी लेस होगा, मतलब वेट ऑफ बॉडी लेस होगा कहाँ पे, ऊंचाई पे एज कम्पेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना एक वीडियो को 1-2 बारी, ठीक है। फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसलिए कहते हैं कि टॉप ऑफ द माउंटेन जाओगे तो आपकी वेट ऑफ बॉडी थोड़ा कम मेजर होगा, थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू जो आपका ओरिजिनल वेट होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल करना है तो कर लो,
पर इसके लिए काफ़ी टॉप पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ डज द वेट ऑफ बॉडी चेंज विद द डेप्थ इनसाइड द अर्थ? वेट ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, अगर मतलब ये बोल रहे हैं कि डेप्थ में नीचे जाओगे तो क्या होगा, तो मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद इट्स लोकेशन, सो द वेट ऑफ बॉडी आल्सो। देखो ये तो वही बोल रहा है कि मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई पर जाओ, नीचे जाओ, ग्रेविटी में जाओ, स्पेस में जाओ, कहीं भी जाओ, बट वेट चेंज होगा जी के साथ। हमें पता है कि जी अगर हम गो डाउन द इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रेविटी कम होती जाएगी, ग्रेविटी कम होती जाएगी, वेट कम होता जाएगा। इसका मतलब वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज विद द डेप्थ, और अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ में पहुंच गए तो वो हमारी बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उस पर लगेगा ही नहीं, 0 के बराबर लगेगा। यही रीजन है इसको फील करने का एक ही वे है कि आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ, स्पेस में जाओ, देखो जहाँ ग्रेविटी 0 होती है, क्योंकि अर्थ के सेंटर में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ जाओगे तो आप बचोगे ही नहीं, ठीक है। वाई द मून बे 1/6 ऑफ द अर्थ, मतलब क्यों मून में 1/6 होता है हमारा वेट अर्थ के मुकाबले, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होता है, ये है अर्थ पे और ये है हमारे मून पे, ठीक है बेटा। ये आपको याद होगा, हमने पीछे भी किया है, ठीक है। आपने क्या करना है, कंसिडर करना है मास m, मतलब ये सब कुछ लिख लेना है। लेट अस कंसिडर द बॉडी m, वेट we, ठीक है। we का मतलब वेट ले रहे हैं, we वेट ले रहे हैं, we का मतलब वेट अर्थ पे, वेट मून पे, ठीक है। वेट अर्थ इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिखना है पूरा ये वाला, Fe, फोर्स किस पे, अर्थ पे लग रहा है, G-me, ठीक है बेटा। ये me क्या है, मास ऑफ अर्थ, m क्या है, जिस बॉडी का निकालना है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ मून, वो बॉडी का ग्रेविटी, और ये फोर्स कितना लग रहा है मून पे, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा सभी को, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको बस इस सभी को डिवाइड कर देना आपस में, Wm से We को डिवाइड कर देना। सब कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ चीज़ें कट जाएंगे, m से m कटेगा, g से g कटेगा, ठीक है। ये सब कटने के बाद आपके पास ये चीज़ें बच जाएंगे, ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है बेटा। करके देखना, g से g कटेगा, डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। m से छोटा m कटेगा, ये डायरेक्ट दिख रहा है, यानी कि me बच जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ देखो RE/RM का स्केयर था ना, ये बच जाएगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल मतलब मैथ में भी आप करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जब आप करोगे सारा, नेक्स्ट क्या स्टेप है बेटा, जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, मतलब G कट करके M कट करके जब आपकी वैल्यू सारी निकलेगी तो आपके पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये क्यों लगवाया ये मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि अगर मास ऑफ अर्थ की बात करें वो 100 टाइम ज़्यादा है मून के मुकाबले, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें वो भी 4 टाइम ज़्यादा है मून के मुकाबले, ठीक है। तो आपने लिख लेना है, इसके इक्वल टू 100 लिख लेना है, इसके इक्वल टू 4 लिख लेना है, ठीक है बेटा। फिर क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है 3.20, सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू इन 3.20। आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को जो आपके पास आई है वो आपने किस में पुट करना है, 3.20, मतलब इस वाली वैल्यू में आपने पुट करना है, ठीक है। इस वाली वैल्यू में 3.20 में आपने ये सारी वैल्यू पुट करना है। जब आपने सारी वैल्यू पुट करोगे, देखो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3.20, ठीक है। इक्वेशन 3.20 में आपने जब पुट किया इस वैल्यू को तो आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ कुछ स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है बेटा। तो एंड अगर वो स्टेप्स मैं ऐड करूँगा तो काफ़ी बड़ा डेरिवेशंस बन जाएगा ये। तो इसके लिए इजी मैंने आपके लिए कर लिया। आपने क्या लिखना है, ये यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा सबको, ये तो इजी है बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है, वी गेट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि हमने क्या लिखना है कि सब्स्टिट्यूट करना है इन वैल्यू को इन अबव इक्वेशंस, ठीक है। इन अबव इक्वेशंस मतलब ऊपर वाले इक्वेशंस में पुट करेंगे। उसके बाद बेटा ये वाला स्टेप मत करना, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसके बाद सीधे स्टेप पे आ जाओ, ठीक है। ये स्टेप पे आ जाओगे, ओके।
या ये तो आपको पता लग जाएगा वेट ऑफ मून क्या होता है, वेट ऑफ अर्थ का 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ ये तो क्लियर होगा। इसके बाद लिखना वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी ऑफ अर्थ अपॉन 6 आ गया। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका। क्लियर है ये आपको अब, ठीक है। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप नहीं करना है। इस स्टेप के बाद सीधे आपने लिखना है इनको, जब हम अब इसको इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। ओके, एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, इन दोनों इक्वेशंस को फिर इक्वेट किया, आगे जाके फर्दर डिवाइड्स किया, कुछ मल्टीप्लाई किया इनमें कुछ, ठीक है। फिर इनमें कटिंग करने के बाद ये वैल्यूज निकाली है, ये वैल्यू निकाल में वैल्यू पुट किया, फिर जाके 3-4 स्टेप बाद ये आंसर निकलेगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट लिखना है, जब हम इसको अब इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये आप एक बार लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ही पता वेट ऑफ मून क्या 1/6 होता वेट ऑफ अर्थ के, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हाउ इज द मास ऑफ बॉडी मेजर, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।